नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है ट्रिपल टी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की चौथी लहर की आहट अब देश में देखने को मिल रही है और यही वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वर्चुअली मुखातिब हुए, संवाद में सतर्क रहने के लिए कहा और कोरोना से निपटने के लिए मोदी ने ट्रिपल टी का मंत्र भी दिया, यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को हमारी स्ट्रेटजी को प्रभावी तौर पर लागू करना, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही कोरोना वॉरियर्स की उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ये सुकून वाली बात है कि कई देशों में केस सामने आए, लेकिन भारत में हमने हालात काबू में रखे। इस दौरान पीएम ने महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारणों से देश में जो आर्थिक स्थिति पर असर देखने को मिल रहा है उस पर भी चर्चा की। पीएम ने कई राज्यों से उनके हिस्सों का टैक्स घटाने की अपील भी की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम की चिंता पर विपक्ष की तंज भरी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कांग्रेस का यह कहना है कि कोरोना की लहर भाजपा के हिसाब से चलती है, पहली, दूसरी, तीसरी लहर इसकी गवाह है। तैयारियां कितनी भी चाक चौबंद थी, सबने देखा। चौथी लहर को लेकर चिंता के साथ पीएम सामने आए हैं, लेकिन भाजपा अपने सियासी कार्यक्रम बदस्तूर जारी रख रही है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। कोरोना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता, हमने शुरू से देखा है। कोरोना की पहली लहर में भी देखा, दूसरी लहर में भी देखा किस प्रकार ये चुनाव में लगे रहे। जब कोरोना बढ़ जाता है जब जागते हैं, जब लोग मर जाते हैं जब जागते हैं। जो पहले से तैयारी समीक्षा करना वो करते नहीं है। अब भी कोरोना की चौथी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन भाजपा के आयोजन जारी है। जमुरी मैदान पर अमित शाह आते हैं, बड़ा तेंदुपत्ता संग्रामों का सम्मेलन होता है, सब कर लेते हैं। अब जाग रहे कोरोना को लेकर, अब प्रतिबंध की बात करेंगे, फिर इनके आयोजन आएंगे तो शिथिल कर देंगे, छूट प्रदान कर देंगे। जब जनता का कोई कार्यक्रम हो, कांग्रेस का आयोजन हो, विपक्षी दल का आयोजन हो, तब प्रतिबंध लगा देंगे, तब इनको कोरोना याद आ जाता है। बाकी उस समय इनके लिए कोरोना डरावना हो जाता है और बाकी समय इनके लिए कोरोना मजाक होता है। तो इनका दोहरा चरित्र कोरोना को लेकर हम देख रहे हैं। एक बार फिर कोरोना को लेकर इनको याद आ रही। पहले तमाम अपने आयोजन कर लिए, अब कोरोना को याद कर लेंगे। जब फिर आयोजन आएंगे फिर कोरोना को भूल जाएंगे। तो कोरोना की तीसरी लहर चिंता का विषय, यही वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपने तर्क हैं। वो इसे कोरोना को लेकर ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। दोहरा चरित्र कोरोना का लेकर बीजेपी पर, इस तरह के आरोप विपक्ष के। इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ नीलम शुक्ला जी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। सत्येंद्र चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल सत्येंद्र चौधरी जी, क्या माना जाए, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में भी नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा इको हो रहा था इसलिए मैंने कहा। ठीक। तो राजेश जी देखिए, कोविड पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से चल रहा है और माननीय पीएम ने आज 24वीं बैठक की है सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ। पहले भी वो 23 बार और उनके साथ में बैठक कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा माननीय पीएम का और जो देश के अंदर कोविड कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास रहते हैं उस गंभीरता के साथ में वो करते हैं। और आप देखिए जो जिस तरीके से हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो अभी देखिए हमारे राहुल गांधी जी कहते थे कि कोविड जो है, कोविड नहीं भारत के अंदर मोविड हो गया है। तो वो इस तरीके से कोविड का मजाक उड़ाते थे और माननीय पीएम मोदी जी का भी मजाक उड़ाते थे।
और उन्हीं पीएम मोदी के कारण से भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ देश में कि वैक्सीन भी बन गई समय पर, और हमने आज लगभग 190 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन हमारे देश के अंदर लोगों को लग चुकी है। और आप देखिए, एक बार कहा करते थे लोग कि बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई। राजेश जी, आवाज आ रही क्या मेरी? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ सर, आप अपनी बात जारी रखिए। तो कभी कभी ये कहते थे कि बच्चों की वैक्सीन को बाहर क्यों भेज दिया मोदी जी, तो ये इतने नादान हो जाते थे, खुद बच्चे बन जाते थे। इनको समय पता नहीं था कि जो भी वैक्सीन लग रही थी वो 18 ईयर्स के अबव वाले जो लोग हैं उनके लिए ही दी जा सकती थी। अभी अभी जो 5 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए कोरोनावैक्स वैक्सीन का अभी ट्रायल हो चुका है, डीजीसीआई ने भी परमिशन दे दी है। और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कोवैक्सीन का भी परमिशन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी हुई है। ठीक है सर, वैक्सीन तो कवच है ही, वैक्सीन कवच है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश में वैक्सीन लग भी चुकी है, दोनों डोज भी लग चुके हैं। और कुछ कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें शायद अभी तक फर्स्ट डोज लग चुकी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह भी हो जाता है, विपक्ष जिस तरह से ये सवाल उठाता है दोहरे चरित्र को लेकर, कोरोना को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र है। आपके सियासी कार्यक्रम हो तब सारी पाबंदियां हट जाती हैं, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है, आम जनता की बात आती है, तो कोरोना की पाबंदियां आप लोग लगा देते हैं। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? नहीं राजेश जी, ऐसा कोई दोहरा चरित्र नहीं है। आप देखिए, सभी राजनीतिक दल सभी अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी रतलाम गए और उधर नीमच में दिग्विजय सिंह जी नीमच मंदसौर में जाते हैं और वहां से आप देखते हैं कि भीष्मर पैर के जो बयान है, जैसे कि उन्माद फैले, वो सब देते हैं, तो वहां पर भी भीड़ लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा देखिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना हो, ये बड़ा ओछा एक कमेंट हो जाता है। आप देखिए, आर्थिक गतिविधियां भी तो चलानी है हमको। अगर हमारी अर्थव्यवस्था ही पटरी पर नहीं रहेगी, जो बात आज मोदी जी ने कही उसमें भी ये शामिल है कि हमें अर्थव्यवस्था को भी हमें बढ़ाना है। और अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो निसंदेह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, पब्लिक का मूवमेंट होगा। तो हमें जैसे कि तीसरी लहर में, जब कोरोना की तीसरी लहर आई थी, ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो आया, उस समय भारत के अंदर 3 लाख से ज्यादा प्रतिदिन केसेज आ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था। हमारे यहाँ पर व्यापार भी चल रहा था और 3 लाख से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे थे। और उसको हमारे जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का जो आधारभूत ढांचा है, उसको सारे लोगों के लिए ट्रीटमेंट कर रहा था और जिससे तो काफी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और ऐसी बात नहीं है। और जो मैंने बताया कि देखिए किस तरीके से भ्रम वैक्सीन के ऊपर चलाया जा रहा था। एक तो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन हमको नहीं लगवाना एक दल को, जिसको कि यूपी में रास्ता दिखा दिया गया। इसी प्रकार से आप देखिए कि माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मेरा देश भारत महान नहीं, भारत बदनाम हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, भारत का बदनाम कर दिया। कमलनाथ जी भारतीय हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे मध्य प्रदेश के, इतने गंभीर है, लेकिन उन्होंने भारत का ही अपमान कर दिया दुनिया भर में। इसी प्रकार से आप देखिए कैसा गैर जिम्मेदार उन्होंने बयान दिया। जब WHO ने कहा है कि ये वैक्सीन कोई भी वेरिएंट होता है उसका नाम रखा जाता है, तो उन्होंने कहा कि इंडियन वेरिएंट, कमलनाथ जी ने, और इंडियन वेरिएंट कह के भारत का ही मजाक उड़ाया, भारतीयता के लोगों, भारतीयता पर ही एक तरह से कुल्हाड़ी मारी। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, कमलनाथ विषय नहीं, ठीक है सत्येंद्र जी रुक जाइए सर, नीलम जी से जवाब लेने दीजिए। नीलम शुक्ला जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, कोरोना की चिंता तो जाहिर की और साथ ही साथ जो महंगाई को लेकर चिंता पीएम यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ते हुए दाम, इसकी वजह से जनता परेशान है। इसकी वजह भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से आर्थिक संकट देश पर पड़ रहा है। वैट कम करने की बात की है और कई विपक्ष के ऐसे राज्य हैं जिनको पीएम ने निशाने पर लिया। महाराष्ट्र का भी जिक्र था, वहां आप लोगों की सरकार गठबंधन से चल रही है और भी कई राज्य। यहां वैट कम क्यों नहीं कर देते सर? नीलम जी, इनकी अगर मंशा हो तो जीएसटी क्यों नहीं लगा, दायरे में क्यों नहीं लाते पेट्रोल डीजल को? इनकी मंशा ही नहीं है। अब रहा सवाल अपन जिस मुद्दे पर उससे बात करें, टेस्ट क्रैक और ट्रीटमेंट। जब मोदी जी जब सांप निकल गया तो अब लाठी लेकर लकीर पीटने के लिए आए हैं। कहा थे आप तीसरी 3 लहरों में, जब लोग बेइलाज ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। अब आप एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं कि अस्पतालों में होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। बड़ी उस समय आप सिर्फ थाली पिटवा रहे थे, शंख बजवा रहे थे, ताज दिखवा रहे थे। तब कहाँ थे आप जब गंगा में लाशें बह रही थी?
उस पर तो नीलम जी मैं आपसे सवाल कर लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। मजदूर पलायन कर रहे हैं सड़कों पे, उनकी नीलम शुक्ला जी, अब आप बातें कर रही है मौत के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए। नीलम जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। एक्साइज कम करने को लेकर बात हुई है, केंद्र सरकार ने नवंबर में कम कर दी थी। आप जो 8 राज्यों का जिक्र पीएम ने किया, आप लोग क्यों वेट कम नहीं करते? इसका जवाब दे दीजिए। फिर जहां है वहां तो कोरोना पर तो बात करेंगे। महंगाई का मुद्दा जो उठाया है आज पीएम ने, उस पर सर इसका जवाब तो दीजिए। देखिए महंगाई चलती है केंद्र से, आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे थे पेट्रोल डीजल को? क्यों नहीं सब राज्यों की सामूहिक मीटिंग करते? आपने ये प्रयास किए क्या इसके बारे में? कब इसके बारे में प्रयास किया गया कि जीएसटी में के दायरे में पेट्रोल डीजल? हमने तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो उसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। आप क्यों नहीं लाते हैं? नहीं सब राज्यों को विश्वास में लेते हैं। महंगाई की शुरुआत तो वहां से ही होती है, और जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल आ जाएगा तो तो इनके भाव कम होना शुरू होंगे, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं है कि आप इनकी कम करें। आप सिर्फ महंगाई पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो महंगाई को कम करना तो आपके हाथ में, आप कर सकते थे। आपसे इतना भाव, इतना टैक्स ठोक रखा है सिर्फ आपके चहेते उद्योगपति को उपलब्ध करने के लिए। चलिए सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए, जीएसटी के दायरे में यदि आप नहीं लाएंगे तो कहां से कम होगा? सबसे पहले पहल आप कीजिए, उसके बाद कांग्रेस शासित राज्य बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात जरूर करेंगे। और राज्यों ने कम कर दिया वो नहीं देखेंगे सर, आप उनके साथ नहीं चलेंगे। ये 8 राज्य कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कम नहीं किया, बाकी के राज्यों ने तो कर लिया। आप नहीं चाहते जनता को इसका लाभ मिले? नीरव जी। राजेश जी मेरे से प्रश्न है क्या? मेरा सवाल नीलम जी से, उसके बाद सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। जी जी सर बाकी के राज्यों ने कम किए हैं, आप सिर्फ चंद राज्य ऐसे बचे हैं जिन्होंने कम नहीं किया। आप नहीं चाहते कि जनता को इसका लाभ मिले? देखिए केंद्र आपको जीएसटी के दायरे में तो लेकर आए। चलिए सीधा सा आरोप ये है सत्येंद्र जी, जीएसटी को लेकर यहाँ पर ये कहना है कि हमको वेट कम करें। ठीक मध्य प्रदेश में कौन सा वेट कम करा? एक्साइज ड्यूटी की बात यदि करते तो केंद्र ने अपनी तरफ से नवंबर में कम कर दी थी नीलम जी। नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो थी वो कम की थी, आपके संज्ञान में ना हो। सत्येंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये तो मैं बता दूं आपको, ये मंशा नहीं होती है जो तेलंगाना की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, केरल की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। तो ये लोग चाहते ही नहीं सब, और जीएसटी का रोनर होते हैं। और जीएसटी में पता है कि जीएसटी को संविधान के अंदर, संसद के अंदर कानून बना करके जीएसटी लाया गया और उसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। और उसमें ये कि जब तक सभी दल जो हर राज्य का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहमत नहीं होते हैं तब तक वो सभी जो ये पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में नहीं आ पा रहा है। हमारे पूर्व पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और अभी जो वर्तमान में हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, वो दोनों कैसे जो बार बार की जीएसटी के दायरे में लेके आए। वित्त मंत्री भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस और जैसे वेस्ट बंगाल की ममता दीदी हैं, स्टालिन की पार्टी है, स्टालिन मुख्यमंत्री है तमिलनाडु से, ये सब लोग झारखंड में शिबू सोरेन जो है उनके सोरेन जी के जो कांग्रेस का गठबंधन है, ये लोग नहीं चाहते कि वह जीएसटी के अंदर आए। और जीएसटी के लाने के लिए सभी राज्यों के अंदर भी जीएसटी काउंसिल को पूरा अधिकार है, उसमें हर सदस्य को, जब तक वो सहमति नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। संविधान के द्वारा उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं। चलिए एकजुटता जब तक नहीं होगी नीलम जी तब तक नहीं आएगा, जवाब दे दीजिए। एकजुटता नहीं आएगी तब तक जीएसटी के दायरे में लाना मुश्किल है। कब राज्यों को उसमें लिया आपने? जी ठीक है ना सत्येंद्र जी रुक जाइए, जवाब दीजिए नीलम जी। देखिए मैं बताऊँ आपको 19 साल में मध्य प्रदेश सत्येंद्र जी रुक जाइए सर। 12% और डीजल 280% महंगा हुआ है और सरकारी कमाई 4 से 50% बढ़ी है और 6 बार टैक्स स्लैब बढ़ी। मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ आपको, ये आंकड़े हैं मेरे पास, ये दैनिक भास्कर फंड में छपा हुआ है। ये भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में 212% बढ़ा पेट्रोल डीजल टैक्स की वजह से। चलिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप जवाब दे दीजिए। 50% से बढ़ी इनकी। जैसे नवंबर में अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी समय ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ने भी मध्य प्रदेश के अंदर वैट कम किया और जिसका सीधा सीधा फायदा मिला। और हमें काफी उसके कारण अगर हमारा जो पहले के हिसाब से होता तो 3,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो जाता। तो ये 3,000 करोड़ रुपए का जो हमारी सरकार को नहीं मिला है वो लोगों के लिए गया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने राहत प्रदान किया। अब देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने वैट कम नहीं किया,
उसके कारण महाराष्ट्र को 3,472 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। अगर ये कम कर देते, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, वेस्ट बंगाल में 1343 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं वैट का। अगर ये वैट को कम कर देते तो जनता को जरूर राहत मिलती। और आप देखिए, अगर भारत की जनता ने इतना आशीर्वाद नहीं दिया होता भाजपा को, भाजपा की सरकार नहीं होती। ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा सत्येंद्र जी, नीलम जी। खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रिपल टी का मंत्र तो वो देते हुए नजर आई, लेकिन साथ ही साथ जो महंगाई को लेकर अन्य विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना साधा है, 8 राज्यों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं तो वहां की जनता को राहत मिलेगी, और इन्होंने वहां की जनता को राहत नहीं दी है। केंद्र सरकार तो पहले ही एक्साइज ड्यूटी कम कर चुका है, अगर ये वैट कम करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत सहारा तो मिल सकता है। खिलावन जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? हाँ, मेरे पास पहुंच रही है। आपको पहुंच रही है मेरी आवाज? जी सर, आपको सुन पा रहा हूँ। आपने सवाल सुना? कुल मिला के आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें मूल बात तो कोरोना पर जो चौथी लहर की जो संकट छाई हुई कोरोना को लेकर के, उस पर चर्चा थी। लेकिन मैंने सुना भाषण तो मुझे लगा कि पूरी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर उसका पूरा भाषण केंद्रित था। उन्होंने इस बार इस संदर्भ में गैर विपक्षी दलों की जो सरकार है, जहां विपक्षी दलों की, उनको घेरा भी, उनसे कहा कि जहां जहां बढ़ी हुई है वेट, उनको वेट कम करना की, इस तरह की बात भी की गई। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, आप यदि कोरोना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना पर चर्चा आधारित होनी चाहिए थी। मुझे लगता है पूरी तरह से जो चर्चा संवाद होना था मुख्यमंत्रियों से कोरोना के चौथी लहर को रोकने की तैयारी को लेकर के, वो संवाद नहीं हो पाया। बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रिपल टी पर आधारित हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, जिसे परीक्षण हो, मरीज का पहचान हो, मरीज का उत्तम इलाज हो, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और ये बातें पिछले दूसरे तीसरे दौर में भी ये बात कही गई थी, और इस पर अमल भी किया गया था, और बहुत कुछ कंट्रोल करने में सफलता भी मिली। मूल बात जो है वो लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई जो बढ़ रही है, केंद्र सरकार ने नवंबर में हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई थी, लेकिन जितना उम्मीद किया जा रहा था, और बाद में जो है उम्मीद की जा रही थी कि बजट में भी इस पर चर्चा होगी, बजट के दौरान भी एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी, वो नहीं हो पाई। और आज कई राज्यों में देख रहे हैं आप, निश्चित रूप से अब आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 124 रुपया 123 रुपया पेट्रोल के दाम है, मध्य प्रदेश में 119 रुपया दाम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, बॉम्बे में 120 रुपया है। तो कुल मिला के पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार आसमान छू रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। यदि केंद्र सरकार के हिस्से में 31 रुपया, लेकिन खिलावन जी, अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि एक्साइज ड्यूटी अगर राज्य सरकार वेट कम करे तो कम हो सकता है, और जो राज्य ऐसे हैं, विपक्ष के राज्य हैं जिन्होंने नहीं किया है, वो ये कह रहे हैं कि यदि ये जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर आपसी सहमति नहीं बनेगी तो सर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए राजेश जी, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी नहीं कहा कि जीएसटी कम करने पे हम केंद्र सरकार की ड्यूटी भी कम कर देंगे, एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे, ये बात कहीं नहीं कही। मूल बात यही है, उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया, राज्य सरकारों से अनुरोध किया, जहां जहां वेट बहुत ज्यादा है, जैसे कई राज्यों में महाराष्ट्र है, जैसे वहाँ लगभग 31% वेट है, मध्य प्रदेश है 28% वेट है। तो वेट के कारण जो है, मैं वही बात बताने जा रहा था आपको, 31 रुपये एक्साइज ड्यूटी है तो 33 रुपया हम मध्य प्रदेश में वेट के रूप में टैक्स दे रहे हैं लीटर पेट्रोल पर। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि कई राज्यों ने, उन्होंने उदाहरण दिया, गुजरात और कर्नाटक ने अन्य संसाधनों से अपने आय में वृद्धि की है, अपने प्राप्तियों में वृद्धि की है और वेट को घटाया है। उसी तरह से दूसरे राज्यों में प्रयोग होना चाहिए। तो ये प्रयोग तो क्यों नहीं की जाती? बीच का रास्ता, जहां तक बात है, बीच का रास्ता निकालने के लिए निश्चित तौर पे बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जिन राज्यों में 25% से ज्यादा वेट है,
उन राज्यों को तत्काल उसका वेट कम करा के 25% की स्थिति तक लाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि यह स्थिति एक आदर्श स्थिति हो, केंद्र सरकार के पास एक अधिकार हो कि राज्य सरकार कितना टैक्स, कितना वेट लगाएगा पेट्रोलियम पदार्थों पर। मुझे लगता है कि देखिए, मूल बात यही है। फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि यदि सरकार की मंशा किसी बात महंगाई को कम करने की होगी तो बहुत तरीके से, बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इस रेट को कम किया जा सकता है और जनता पर महंगाई की भार जो पड़ रही है उसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसे जो खुद के पार्टी की सरकार है, वहां तो कम से कम 28 से कम करके 25% और जो शेष लगते हैं और 2% का उस पर भी कमी की जा सकती है, ताकि अपनी आय को बढ़ा करके वेट पर जो लगातार पेट्रोल डीजल पर जो भार बढ़ रहा है महंगाई, तो उसको कम किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, जीएसटी के दायरे में लाने की मांग बार बार की जा रही है। सरकार भी सहमत है कि हम इसको जीएसटी में लाएंगे, इस पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन आखिर सरकार की मंशा क्यों नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की। देखिए, ये बात सिर्फ विपक्ष के मांग की नहीं है, हमारे देश के अर्थशास्त्री भी इस बात को सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम पदार्थों के को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो बढ़ती हुई लगातार उसके दर है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए, आज जब प्रधानमंत्री का निर्देश मिला या अनुरोध प्रधानमंत्री का प्राप्त हुआ विभिन्न राज्यों को, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मंत्रियों के की प्रतिक्रिया भी आई। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा जो जीएसटी का हिस्सा है हमारे राज्य का, उसको तो सरकार दे नहीं पा रही है। इतने लंबे समय से इतने करोड़, अलग अलग आंकड़े आए थे, हमारे इतने करोड़ लंबित है, हमारे इतने करोड़ लंबित है। तो सरकार को भी चाहिए कि राज्यों का हिस्सा, जीएसटी में राज्यों का हिस्सा जो रहता है उसको समय पर चुकाया जाए, ताकि उस राज्यों के इस पर ठीक है सर, कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को और सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यदि बीजेपी शासित राज्यों से टैक्स कम हो रहा है, वेट कम कर रहा है, तो यही इनसे प्रेरणा लेकर दूसरे राज्यों को करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की चुनी हुई सरकार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आए। आज उन्होंने कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की, चिंता भी जाहिर की है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई ऐसे राज्य हैं जिन पर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों को लेकर उन्होंने फोकस किया और वेट कम करने की अपील कई राज्यों से की है। अब देखना यह होगा राज्य किस तरह से लेते हैं और आगे किस तरह से इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या वाकई जो राज्य बचे हुए हैं वो पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, वेट कम होगा? ये कई गंभीर सवाल है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।